हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज सेपरेशन ऑफ पावर है। सेकंड जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है रूल ऑफ लॉ। और थर्ड टॉपिक जो हमें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो पहला टॉपिक जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ पावर, कि जो पावर है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है और इसका क्या मतलब है पावर को सेपरेट करने का। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी हम इसे रिलेट करके बताएंगे। तो इसका मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर विद इन द थ्री ऑर्गन्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो प्रशासन है उसके तीन जो ऑर्गन हैं उनमें पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उनमें पावर को बांट देना, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये किन किन उसमें है, द फर्स्ट ऑर्गन इज लेजिस्लेचर, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड इज जुडिशरी। तो इन तीनों के बीच में उनकी पावर को बांट देना, ये है सेपरेशन ऑफ पावर। एज वी ऑल नो दैट डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एंशिएंट कॉन्सेप्ट, कि जो ये सेपरेशन ऑफ पावर है ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को मोंटेस्क्यू के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसे मोंटेस्क्यू ने ही फाउंड किया था। और जो एनफोर्समेंट है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर की, वो सेंट्रलाइज कर देती है सारी पावर्स को एडमिनिस्ट्रेशन में, एक कॉरपोरेशन में, क्योंकि उससे जो है पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं मिसयूज़ की। मेन रीज़न है सेपरेशन ऑफ पावर का वो ये है कि अगर जो पावर है हम किसी एक ही बॉडी के हाथ में दे देंगे तो उससे क्या है, सेंट्रलाइजेशन की चांसेस जो हैं बढ़ जाएंगे। सेंट्रलाइज कर देंगे तो उससे उसके मिसयूज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और जो पावर होगी, जो अथॉरिटी जिसके हाथ में पावर होगी वो अनएफिशिएंट हो जाएगी, यानी वो काम नहीं करेगी और वो डिक्टेटर बन जाएगी। इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है तीन ऑर्गन्स के बीच में, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब इसका मीनिंग है सेपरेशन ऑफ पावर को तीन बॉडीज़ में बांट दिया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं, यानी कि प्रशासन को संभालते हैं। इट ऑल्सो मीन्स दैट पावर शुड नॉट गेट सेंट्रलाइज इन वन ऑर्गन। इसका यह भी मतलब है कि जो पावर हैं उन्हें किसी एक के हाथ में नहीं देना है, जबकि उन्हें बांट देना है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर ऐसा कर दिया जाए कि पावर किसी एक के हाथ में दे दी जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है वो इनएफिशिएंट हो जाएगा, यानी वो काम करने के लायक नहीं बचेगा। इसीलिए पावर को सेंट्रलाइज नहीं करके पावर्स को सेपरेट कर दिया गया है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब के अपने अलग अलग वर्क हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लेजिस्लेचर का वर्क है टू मेक द लॉज, की विधि बनाए, एंड द वर्क ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू एग्जीक्यूट द लॉज विच आर मेड बाय द पार्लियामेंट, कि जो भी विधि हमारे संसद ने बनाई है उसे एग्जीक्यूट, लागू कराने का जो काम है, जिम्मा है, वो एग्जीक्यूटिव का है। एंड द वर्क ऑफ द जुडिशरी इज टू चेक दैट वेयर आर दीज लॉज आर बीइंग वायलेटेड और नॉट, कि क्या ये जो विधि है जो हमारे संसद ने बनाई है इसका उल्लंघन किया जा रहा है या नहीं, और अगर इसका उल्लंघन किया जा रहा है तो उसको रोकना, ये हमारी जुडिशरी का काम है। ये भी कहा जाता है कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव एक ही बॉडी बन जाए तो लेजिस्लेचर है जो है वो क्रूअल और वॉलेंट्री लॉज बनाएगी, यानी अपनी मर्जी से लॉ बनाएगी, कुछ चेक नहीं करेगी, कुछ देखेगी नहीं, और इससे क्या होगा, क्रूएलिटी बढ़ेगी, डिक्टेटरशिप बढ़ेगी, और जो हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी होगी वो उन लॉज को सही से इम्प्लीमेंट नहीं करा पाएगी, आर्बिट्रेरीली यानी अपनी मनमर्जी से उनको लागू कराएगी। इसी तरह अगर जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, पावर जो है, उनको एक कर दिया जाए तो जज जो है वो इनएक्टिव बन जाएगा, यानी वो काम नहीं कर पाएगा और वो क्रूएलिटी से वर्क करेगा। अब वेड और फिलिप्स ने कहा था उनके अनुसार कि इसके तीन रीज़न है सेपरेशन ऑफ पावर के। पहला तो ये कि जो ग्रुप है पर्सन्स का, यानी कि एक समूह है जो व्यक्तियों का, वो एक से ज़्यादा ऑर्गन्स को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेगा, यानी कि एक इंसान एक ही बॉडी में वर्क कर सकता है, एक ही बॉडी बना सकता है। जैसे कि लेजिस्लेचर में जो पर्सन्स हैं वो एग्जीक्यूटिव में नहीं वर्क कर सकते, ना ही वो जुडिशरी में वर्क कर सकते हैं। सेकंड जो है
एक ऑर्गन जो होगा वो दूसरे ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर या जुडिशरी के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, और जो लेजिस्लेचर है उसका काम जैसे कि लॉज बनाना है, एग्जीक्यूट कराने के लिए उसके वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा, एग्जीक्यूटिव के और जुडिशरी के वर्क में भी इंटरफेयर नहीं करेगा। थर्ड जो उनका पॉइंट था जो उन्होंने कहा था वो ये था कि गवर्नमेंट जो है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगी, जैसे कि और दूसरे के फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगी। जैसे कि लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ लॉ ही बनाएगी, एग्जीक्यूटिव बॉडी उन लॉज को एग्जीक्यूट कराएगी, और जो जुडिशरी है वो उन लॉज में देखेगी कि इनमें अगर कुछ गलत है तो उसे अमेंड करवाए, रिफॉर्म कराए, और उन लॉज को अगर उनका वॉयलेशन हो रहा है तो उनके लिए पनिशमेंट दे। तो ये जुडिशरी का वर्क है। अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई क्लियरली कोई प्रोविज़न नहीं है इससे रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर से, पर फिर भी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 में दिया हुआ है कि जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, उसे सेपरेट करने के लिए जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अब हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं कि कुछ प्रोविजंस ऐसे भी हैं जो जहाँ पर एक जो ऑर्गन है वो दूसरे ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर करता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको ये प्रोविजंस बताने जा रहा हूँ। पहला तो ये है कि आर्टिकल 53 बताता है कि जो सेंट्रल की पावर है एग्जीक्यूटिव बॉडी की वो है प्रेसिडेंट के पास, और उसको अगर कोई वर्क करना है तो उसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेनी होगी। ये उसके लिए मैंडेटरी है, ये आर्टिकल 74 में प्रोवाइडेड है। तो और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है वो किसका पार्ट होता है, वो लेजिस्लेचर का पार्ट होता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। सेकंड जो है कि जो गवर्नर है वो आर्टिकल 163 में प्रोवाइड है कि गवर्नर स्टेट के एग्जीक्यूटिव वर्क को संभालेंगे, पर वो भी अपने डिसीजंस को, अगर वो कोई डिसीजन लेते हैं तो उन्हें भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछना होगा। ये आर्टिकल 163 में प्रोवाइडेड है। तो इसका मतलब ये है कि गवर्नर भी इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर सकते हैं। सेकंड जो प्रोविज़न है इसका वो आर्टिकल 123 में है कि जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश पास कर सकते हैं। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि जो लॉज बनाना या अध्यादेश पास करना ये किसके काम है, ये लेजिस्लेचर के काम है। तो इसलिए यहाँ से साफ होता है कि उनका वर्क जो है उसके लेजिस्लेचर के वर्क में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर कर सकता है। थर्ड है आर्टिकल 356 में प्रोवाइड है कि जब स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगी तो जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बना सकते हैं। तो यहाँ से भी साफ पता चलता है कि वो उनके वर्क में इंटरफेयर कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी वो लेजिस्लेचर के वर्क में इंटरफेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि 72 आर्टिकल में, जैसे कि आप अच्छे से जानते होंगे, आर्टिकल 72 बात करता है कि अगर कोई किसी को मर्सी पिटीशन फाइल करता है तो प्रेसिडेंट उसकी मर्सी पिटीशन पे विचार करके उसकी सज़ा को कम भी कर सकते हैं, उसकी सज़ा को ख़त्म भी कर सकते हैं, और अगर किसी को डेथ पेनल्टी मिली है तो उसकी डेथ पेनल्टी को माफ़ भी कर सकते हैं और उसे कम करके इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ भी कर सकते हैं। तो असल में ये वर्क किसका होता है, ये वर्क जुडिशरी का है कि वो पनिशमेंट में कम या ज़्यादा करे। तो ऐसे यहाँ से हमें पता चलता है कि जुडिशरी के वर्क में भी प्रेसिडेंट इंटरफेयर कर सकता है। अब पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो अपने कंटेम्प्ट के लिए किसी को पनिश भी कर सकती है। तो ये क्या है, ये जुडिशियल वर्क है। तो इससे भी पता चलता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्योरली सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है बल्कि उसका मिश्रण है, मिक्सचर है। अब इसमें ये कहा गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का कंक्लूजन जो है, मीनिंग जो है इसका लास्ट में यही निकलता है कि तीन ऑर्गन्स हैं वो तीनों अपने अपने फील्ड में वर्क करेंगे और चेक और बैलेंस वहाँ पर मेंटेन किया जाएगा कि अगर कोई ऑर्गन गलत करता है तो जुडिशरी उसको रोक सकती है। थर्ड जो है कि जुडिशरी के ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होगी। अब रूल ऑफ लॉ जो है वो फाउंडेशन स्टोन है डेमोक्रेसी का, यानी कि वो पत्थर की लकीर कह दीजिए या जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है डेमोक्रेसी लोकतंत्र का, वो रूल ऑफ लॉ है, यानी कि विधि का राज या विधि सबसे ऊपर सर्वोपरि होना,
ये डेमोक्रेसी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब जैसे कि हम रूल ऑफ लॉ में होता क्या है, रूल ऑफ लॉ में किसी इंडिविजुअल के प्रिंसिपल्स को नहीं माना जाता है, जबकि प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ यानी कि विधि के सिद्धांत ही सर्वोपरि होते हैं, सुप्रीम होते हैं और उन्हीं को माने जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हमारे इंडियन सिस्टम में व्हाट इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी, द सुप्रीम अथॉरिटी इज़ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे इस देश में, हमारे भारत देश में सुप्रीम क्या है। अगर हम सुप्रीम या सोवरेन पढ़ते हैं तो हमारे इस कंट्री में सुप्रीम जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है। अब व्हाट इज़ रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ है क्या, तो इसके ऊपर अलग अलग जो जूरिस्ट हैं उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर आइवर जेनिंग्स की। तो उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ ये डेमोक्रेसी को समझने का सबसे आसान तरीका है, लिबरल ट्रेडिशन है। जो पहली डिमांड है रूल ऑफ लॉ की वो ये है कि एग्जीक्यूटिव है वो लॉ नहीं बनाएगा और वो सिर्फ उसको एग्जीक्यूट कराया जाएगा, और जो उसकी पावर होगी वो लिमिटेड होगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कही है वो प्रोफेसर गुडहार्ट ने कही है। उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत इसलिए है कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनको गवर्न किया जाए विधि के द्वारा, यानी कि वो विधि के अंतर्गत लाई जाए। जो गवर्नमेंट है वो विधि के अंतर्गत है, विधि के अंदर है, ना कि विधि सरकार के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए जो सुप्रीमेसी ऑफ लॉ है वो ज़रूरी है, और वो गवर्नमेंट से अबव है। जो लॉ है वो गवर्नमेंट से अबव है, ना कि गवर्नमेंट लॉ से अबव है। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है डाइसी की। डाइसी ने अपने उसमें कहा है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ या रूल ऑफ लॉ वो बहुत ज़रूरी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है लोकतंत्र के लिए। रूल ऑफ लॉ स्पेशली इम्पोर्टेंट है इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर में, क्योंकि वो इंग्लैंड की तरफ के थे, तो उन्होंने इंग्लैंड के लॉ से रिलेटेड ही इसमें बात की है। उन्होंने 3 मीनिंग भी बताए हैं रूल ऑफ लॉ के। फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि विधि का जो रूल है उसका पहला मतलब है कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, की जो विधि है वो सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि विधि के समक्ष समानता। और थर्ड जो है लॉज आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नॉट एज ए सोर्स, कि जो विधि है वो मानव के अधिकारों का रिजल्ट है, ना कि स्रोत का। अब हम तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, कि सुप्रीमेसी ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है। इट मीन्स गवर्नमेंट हैव टू एक्ट अंडर द लॉ, कि जो गवर्नमेंट है उसे वर्क करना होगा विधि के अंतर्गत। लैक ऑफ आर्बिट्रेरियलिज्म इज रूल ऑफ लॉ, कि जहाँ पर मनमानी नहीं होगी, उसकी कमी, मनमानी की कमी को रूल ऑफ लॉ है। इसका मतलब एनी पर्सन शुड बी पनिश्ड ओनली ऑन वायलेशन ऑफ लॉ, कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ तभी दंडित किया जाएगा जब उसने विधि को वॉयलेट किया हो। एंड ऑफेंसेस शुड बी ट्राइड इन कोर्ट एज पर लीगल प्रोसीजर, और उसका ट्रायल कैसे होगा, जैसे हमारा लीगल प्रोसीजर कहता है। और सेकंड जो है वो है इक्वालिटी बिफोर लॉ। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ एंड दे हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी जो व्यक्ति हैं वो विधि के समक्ष समान हैं और उन्हें विधि के समक्ष पूर्ण संरक्षण दिया जाएगा विधि के। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। थर्ड जो है लॉज आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड नॉट एज सोर्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारे अधिकार हैं उन्हीं से विधि बनती है, ना कि स्रोतों से विधि बनती है। अब इसमें एक फेमस केस है श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस है। इसमें जस्टिस मैथ्यू ने कहा था कुछ डाइसी के रूल को एक्सप्लेन करते हुए कि रूल ऑफ लॉ के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण बताई थी। फर्स्ट सुप्रीमेसी ऑफ कॉमन लॉ, कि जो किसी भी कंट्री का कॉमन लॉ है वो सुप्रीम होना चाहिए। सेकंड जो है अपोजिशन ऑफ आर्बिट्रेरी एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के मनमाने काम नहीं होने चाहिए, उनका विरोध होना चाहिए। थर्ड है रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस, कि किसी को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए। फोर्थ है लैक ऑफ डिटेन्ड डायरेक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन इट, कि जो सरकार के निर्देश हैं उनकी कमी उसमें होनी चाहिए, यानी कि सरकार के दिशा निर्देश उसमें नहीं होने चाहिए। अब रूल ऑफ लॉ जो है वो हमारा मित्र भी है और एक तरीके से हमारा दुश्मन भी है।
वो ऐसे हैं कि रूल ऑफ लॉ, अब इसमें दो चीज़ें हैं। क्यों है रूल ऑफ लॉ हमारा मित्र? इसलिए है कि वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और वो कहता है कि लॉ जो है सबसे सुप्रीम है, यानी कि गवर्नमेंट भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। तो यहाँ से वो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। बट वो हमारा दुश्मन इसलिए है क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की ग्रोथ को रोकता है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में विधि का शासन है उसका क्या मतलब है? तो इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट माना गया है, अंदरूनी हिस्सा माना गया है रूल ऑफ लॉ को। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विधि के शासन यानी रूल ऑफ लॉ पर ही बेस्ड है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती हैं, रिफ्लेक्ट होती हैं। फर्स्ट कि जो प्रेम्बल में है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, उसमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। सेकंड जो है इक्वालिटी ऑफ प्रेस्टीज एंड अपॉर्चुनिटी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड की गई है। थर्ड है इंडिविजुअल्स डिग्निटी, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति की डिग्निटी का ख्याल रखने की वहाँ पर महत्वपूर्ण दिया गया है। फोर्थ है सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री, इसको माना गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। फिफ्थ ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉज एंड दे हैव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, इसकी भी बात की गई है कि सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान है और उनके अधिकारों का संरक्षण करने की बात हमारे संविधान में की गई है। सिक्स्थ जो पॉइंट है, छठी बात जो हमारे संविधान में कही गई है वो ये है कि अगर कोई भी लॉज वोलेट करते हैं, फंडामेंटल राइट किसी के वोलेट होते हैं, तो आप आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और हाई कोर्ट जाने के लिए आपको आर्टिकल 226 में अप्रोच करना होगा। 8 जो है वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, 7 वो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ और डिसीजंस के अगेंस्ट, यानी प्रशासनिक जो नीति हैं उनके खिलाफ जुडिशियल रिव्यू की बात ये करता है। 8 वो ये है कि फंडामेंटल राइट्स को बहुत महत्व दिया गया है हमारे संविधान में। 9 है कि वेलफेयर की बात की गई है, वेलफेयर स्टेट माना गया है हमारे इंडिया को और इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी नीति निदेशक तत्व की बात की गई है। 10 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती है वो बात ये है 10वीं और आखिरी कि यहाँ पर लीगल एड की बात की गई है, फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में विधि के शासन को दर्शाती हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट केस है वो DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस है, इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है वो रूल ऑफ लॉ का इंटीग्रल पार्ट है, यानी विधि के शासन का अंदरूनी हिस्सा है, जिसमें स्टेट ऑफिसर्स जो है वो अपनी पावर्स को कहा गया है कि वो अपनी पावर्स को लॉफुली यूज़ करेंगे, विधिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपनी मनमर्जी से कोई काम नहीं करेंगे। और अगर वो कोई काम अपनी मनमर्जी से कर भी देते हैं तो उसे चैलेंज किया जा सकता है थ्रू रिट्स। टॉपिक की तरफ जिसमें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बताया गया है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है? डेलीगेट करने का मतलब ये है कि अपनी जो शक्ति है उसे प्रदत्त कर देना, यानी किसी और को अपनी शक्ति प्रदान कर देना, ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे सिस्टम में इसलिए है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए मिलता है, रूल मेकिंग से रिलेटेड, यानी लॉ विधि को बनाने से संबंधित है ये। और इसमें मेनली जो पार्ट प्ले करती है वो हमारी लेजिस्लेचर प्ले करती है और इसमें वो अपनी पावर को एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है, उसको प्रदान कर देती है कि आप लॉ बना दीजिए। तो इसको हम पढ़ेंगे कि क्यों वो अपनी पावर को डेलीगेट करती है। तो इसमें सबसे पहले वो डेलीगेट अपनी पावर को तब करती है जब उसके पास बर्डन होता है लॉज का, तो वो उनको लेजिस्लेचर जो है एग्जीक्यूटिव को अपनी पावर डेलीगेट कर देती है रूल्स बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव को। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार जो लॉज होते हैं वो बना देती है लेजिस्लेचर, पर उनको एग्जीक्यूट कराने का जो जिम्मा होता है वो हमारी एग्जीक्यूटिव का होता है। तो इसलिए भी वो एग्जीक्यूटिव को ही ये पावर डेलीगेट कर देती है कि आप सिचुएशन के हिसाब से रूल्स बना लीजिए कि आप उन लॉज को कैसे एग्जीक्यूट यानी कैसे लागू कराएंगे। अब आज के वक्त में जैसे हम देखते हैं हमारे इंडियन सिस्टम में बर्डन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो हमारी पार्लियामेंट जो है उसके पास भी बहुत वर्क होता है। तो इसलिए लेजिस्लेचर के पास टाइम नहीं होता है सभी
सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का और जो रूल्स बनाने का यानी नियम बनाने का। तो इसलिए वो उसने ऐसी हमारे लॉ में ऐसी चीज़ें प्रिपेयर की गई हैं, ऐसे सिद्धांत रखे गए हैं कि एग्जीक्यूटिव जो है वो भी रूल्स को बना सकता है। यही डेलीगेटेड लेजिस्लेशन कहलाता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है उसे सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लेजिस्लेशन या स्केलेटल लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। तो इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इन्हीं चीज़ों से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं एग्जामिनर। पहला हम देखेंगे डेलीगेशन और दूसरा हम देखेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अब इसमें एक केस है श्रीमती इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर जब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होगा तो उसमें लेजिस्लेचर जो है उसकी इंटेंशन ये होगी कि वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देगा एग्जीक्यूटिव को लॉज को बनाने के लिए, ना कि उनको अमेंड करने के लिए। इसके बाद जो मीनिंग है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का वो ये है कि अपनी पावर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को दे देना, ये है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जब अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर देगा एग्जीक्यूटिव को, क्या करने के लिए, लॉज को बनाने के लिए, तो ये क्या कहा जाएगा, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो हम इसको दो पॉइंट से समझ सकते हैं। फर्स्ट कि जो लेजिस्लेचर अपनी पावर को ट्रांसफ़र कर देगा, लेजिस्लेटिव जो उसकी फंक्शन है लॉ बनाने का, किसको, एग्जीक्यूटिव को, तो ये कहलाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और सेकंड, जब एग्जीक्यूटिव लॉ बनाएगा उन लॉज पर, उन रूल्स पर, स्टैट्यूट्स पर, ऑर्डर्स पर, तो ये कहलाएगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन पर लिमिटेशन की बात आती है कि किस हद तक वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकती है। फर्स्ट ये है कि जो डेलीगेशन होगा लॉ का, हाँ, डेलीगेशन इस चीज़ का होगा लॉ बनाने का, ना कि उसको अमेंड करने का। और जो डेलीगेशन होगा वो सिर्फ कुछ ही सर्टेन लिमिट तक ही होगा कि कुछ उसके पार्ट्स बना दे, जो एग्जीक्यूटिव है कुछ रूल्स बना दे, ना कि वो पूरा लॉ बनाए। सेकंड जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लेजिस्लेटिव पावर को, अपनी पूरी लेजिस्लेटिव पावर को ही एग्जीक्यूटिव को ना ट्रांसफ़र कर दे, ये इस पर लिमिटेशन है। थर्ड है कि लेजिस्लेचर अपनी पावर को सरेंडर नहीं कर सकता है या वेव नहीं कर सकता है, किसको, जो अपने रूल्स बनाने की, लॉ बनाने की पावर को। फोर्थ ये है कि उसमें ये है डेलीगेटेड पावर जो होगी वो प्रोपोर्शन में होगी लेजिस्लेटिव पावर के, यानी कि जितना वर्क जिस पार्ट पर लॉ हमारी लेजिस्लेचर बना सकती है, सिर्फ उसी पार्ट पर एग्जीक्यूटिव भी लॉ बनाएगी, उससे एक्सीड वो भी नहीं कर पाएगी। अब इस पर लिमिटेशन है। और एक केस है जतेंद्र नाथ गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें फेडरल कोर्ट ने कहा था कि जो लेजिस्लेचर है वो भी अपने पावर को कुछ ही हद तक डेलीगेट कर सकती है, पूरी पावर को वो भी डेलीगेट नहीं कर सकती है। जो वर्क है लॉ बनाने का वो वर्क है लेजिस्लेचर का, तो इसलिए वो अपनी लिमिट से ज़्यादा पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है। और जो एग्जीक्यूटिव भी जो लॉ बनाएगी वो भी कंडीशनल लेजिस्लेशन के अकॉर्डिंग होगा, वो भी उससे ज़्यादा लॉ नहीं बना सकती है। अब ये है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में इंडिया में जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमारे आर्टिकल 245 और 246 कहते हैं कि पार्लियामेंट किन टॉपिक्स पर लॉ बनाएगी, किन लिस्ट पर लॉ बनाएगी, और जो है लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट वो किन एरियाज़ में लॉ बनाएगी। पर इसके लिए कोई साफ प्रोविज़न नहीं है कि जो हमारी लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर ये है कि कब एग्जीक्यूटिव जो है बॉडी वो लॉ बनाएगी। सबसे पहला इसका ये है व्हेन पार्लियामेंट इज़ नॉट इन सेशन, कि जब भी संसद सत्र में नहीं होगी, देन प्रेसिडेंट हैज़ पावर टू इशू ऑर्डिनेंसेस, वहाँ पर जो हमारे राष्ट्रपति हैं उनको अधिकार होंगे अध्यादेश पास करने के। सेकंड है इसी तरह जब भी हमारे स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होगी तो वहाँ पर लॉ कौन बनाएंगे, हमारे गवर्नर। थर्ड, इमरजेंसी के टाइम पर हमारी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है। तो इससे यही पता, लास्ट में इन सारी चीज़ों से हमें यही पता चलता है कि जो लेजिस्लेचर है वो अपने फंक्शंस को ज़्यादा डेलीगेट नहीं कर सकती है। और किन किन चीज़ों को डेलीगेट नहीं कर सकती है। फर्स्ट,
ऐसी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकती है जो एसेंशियल नेचर का हो, ऐसे लॉ को, ऐसी टॉपिक पर लॉ बनाने को वो डेलीगेट नहीं कर सकती है। सेकंड है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड जो भी मुद्दा है, मामला है, उसको भी वो डेलीगेट नहीं कर सकती। थर्ड है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड जो मैटर होगा उसको भी वो डेलीगेट नहीं कर सकती है। और फोर्थ है नॉट सरेंडर और वेव ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि अपनी जो उसकी शक्ति है विधि बनाने की, उसको भी वो डेलीगेट नहीं कर सकती है। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा है तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।